हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं कक्षा 12 फिजिक्स के पूरे किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपका चैप्टर 1 से लेकर के और 14 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वन शॉट वीडियो में देने जा रहा हूँ। कहीं भी नहीं खोजना है। 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर का पूरा थ्योरी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाने वाले हैं, एक ही वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा लाइक और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए मोटिवेशन लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ है मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज कीजिएगा एक एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा, आपको मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, डोंट वरी। आप लोग जुड़ जाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, ठीक है। देख सकते हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स के पूरी किताब के जितने भी थ्योरी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वन शॉट देने जा रहा हूं और 2025 में आना फिक्स है। चलिए देख सकते हैं, आपको जो भी हम टॉपिक बताएंगे बाबू ये चैप्टर वाइज होगा, यानी कि एक एक चैप्टर स्टार्ट होते हुए आखिरी तक चलेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे समझते चलना है, ठीक है ना बाबू। चलिए ध्यान दीजिए। पहला है कूलाम का नियम। पहला क्या है आपका टॉपिक? कूलाम का नियम। कूलाम ने जो नियम दिया था 1785 ईस्वी में, क्या दिया था ये आपको जानकारी होना चाहिए और पेपर में कैसे पूछेगा। कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए, पूछेगा कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए और इसका फॉर्मूला जो है उसको लिखना होता है, तब आपको नंबर अचीव हो पाएगा। सबसे पहले देखिए कूलाम का नियम को कैसे डिफाइन करेंगे बाबू कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या देख सकते हैं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के क्या होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जो कूलाम ने नियम दिया था 1785 में, क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो आवेश जो हैं स्टैटिक अवस्था में हैं, यानी कि स्थिर अवस्था में हैं, और दोनों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है बाबू? एक दूसरे को खींचना, आपस में एक दूसरे को खींचना, आकर्षित करना। प्रतिकर्षित यानी कि प्रतिकर्षण का मतलब वो एक दूसरे को अलग अलग मतलब धक्का देके हटाना। प्रतिकर्षण दोनों के आवेशों के परिणाम जो होगा उसके गुणनफल के क्या होगा बाबू? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब प्रोपोर्शनल के रूप में, तथा जो दूरी होगा दोनों आवेश के बीच की वो व्युत्क्रमानुपात होगा। इसलिए कूलाम ने 1785 में क्या दिया था, इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R², ये होता है। समझ में आ रहा है? देखिए आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए F बराबर क्या हो जाएगा बाबू? F यहाँ पे F प्रोपोर्शनल Q1, यहाँ पे लिखेंगे Q2, ठीक है ना। इस तरीके से एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से भी थोड़ा इंडिकेट कर दूँ, ये हो जाएगा Q1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? Q2। ये दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए और दोनों के बीच की जो दूरी होगी बाबू ये स्मॉल r है, ठीक है ना, ये स्मॉल r है। अब यहाँ पे F प्रोपोर्शनल यानी कि दोनों के क्या है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हैं, या यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या लिखेंगे? F प्रोपोर्शनल 1/R², तथा दूरी जो कह रहा है इसमें वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में आ जाएगा, ठीक है, उल्टा उसका, यही चीज़ यहाँ पे बोला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बाबू इस तरीके से भी कि F बराबर यहाँ से प्रोपोर्शनल जो है ना यहाँ पे हटाएंगे, F बराबर K, अब यहाँ पे इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है ना, और बटे में क्या लिख लीजिएगा R², ठीक है। अब देखिए K जो यहाँ पे है ये समानुपातिक एक नियतांक के रूप में काम करेगा, नियतांक। अब यहाँ से K हटेगा ना, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे?
एफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इनटू, अब यहाँ पे Q1 लिखेंगे इंटू Q2 और बटे में R², ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, आंकिक मान क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, 1/4 और पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कि आंकिक मान होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक स्टेप, एक एक चीज हम आपको क्लियर करेंगे बाबू, एक भी यहाँ से आपका बचेगा नहीं, एकदम तोड़ के रख देंगे एक एक चीज को। ध्यान दीजिएगा, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पेपर में ऐसे पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक फॉर्मूले जो भी हैं लिखना होता है, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, समझिए सिंपल तरीका से। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, जो कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखा गया एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया बाबू। इसका ध्यान दीजिए, इसका जो SI मात्रक होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है SI मात्रक, वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका फार्मूले की बात करूं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, यानी कि उसको E से डिनोट कर लें, E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे F और बटे में क्या आ जाएगा बाबू, Q आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रूप में काम करेगा, ठीक। F जो है यहाँ पे बल के रूप में काम करेगा और जो Q है ये आवेश है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंपल तरीके से आपको तैयार करके एक एक चीज को रखना है, समझ में आया। चलिए आगे की स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है बाबू क्या, वैद्युत फ्लक्स। अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत फ्लक्स। पूछेगा पेपर में कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, डिफाइन करना होता है। इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि इसके अनुसार, किसके अनुसार, वैद्युत फ्लक्स के अनुसार, ठीक है, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत, बंद पृष्ठ से निर्गत यानी कि निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेशों का 1/ε0 गुना के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये सभी आप अच्छे से पढ़े होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, एक एक नंबर में ये सारे पूछ देगा। कोई कोई क्वेश्चन लॉन्ग भी है, कोई शॉर्ट भी है, तो सारे थ्योरी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेपर में पूछेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें, पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें, या पूछ देगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें, ऐसे भी पूछ सकता है। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे पेपर में कि एक वोल्ट विभवांतर से, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कि एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन त्वरित कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्वरित द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होगी, प्राप्त ऊर्जा को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कितना सिंपल सा परिभाषा है, एक ही नंबर में पूछेगा। क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करिए, परिभाषा बताइए। तो एक वोल्ट विभवांतर से, कितने वोल्ट से, एक वोल्ट विभवांतर से जब हम लोग त्वरित करेंगे, उसको एक्सीलरेशन करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होगा, उससे उत्पन्न ऊर्जा होगी, वही जो होगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ आपको तैयार करके रखना है, क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, जूल में। तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में होता है। समझ में आया। अगला टॉपिक है, एक एक चीज को क्लियर समझते चलना है। चलिए अगला क्या है बाबू, संधारित्र। एक सेकंड देखिएगा ध्यान से। अगला क्या है, संधारित्र किससे कहते हैं, क्या है, संधारित्र। ध्यान दीजिएगा,
संधारित्र या कैपेसिटर बोलते हैं इसी को। पेपर में पूछेगा बाबू कि संधारित्र या कैपेसिटर को परिभाषित कीजिए, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ आपको बताया जाएगा। अभी तो ये थ्योरी है, सभी के सभी बच्चे थ्योरी समझेंगे और इसमें कुछ बेसिक भी हम बताते चलेंगे। संधारित्र या कैपेसिटर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? संधारित्र या कैपेसिटर, इसी को इंग्लिश में कैपेसिटर लिखे हैं। और यहाँ पे विद्युत क्या बोलेंगे कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरों वाला, कितने सिरों वाला? दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव, एक प्रमुख अवयव होगा। यदि दो या दो से अधिक चालकों को एक विद्युत रोधी बोले माध्यम द्वारा अलग करके समीप में रखा जाए तो क्या होता है? यह व्यवस्था ही संधारित्र कहलाती है। समझ में आया ना? इन चालकों पर बराबर तथा विपरीत आवेश क्या होते हैं, यानी कि लगते हैं या होते हैं। एक तरफ से मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका फिगर समझ लीजिएगा, इस तरीके से आप समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक एक जो चीज़ है क्लियर आपके पेपर में ही आने वाला है, सभी के सभी समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे से एक एक स्टेप को आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखिएगा, संधारित्र पर पेपर में हर एक साल पूछता है बाबू। संधारित्र जो है ना, इस पर पेपर में हर एक साल पूछता है। अच्छे से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है ना? पेपर में अच्छे से पढ़ के जाना है और बढ़िया से फोड़ के आना है, ठीक है ना? ये दो धातु है, धातु के प्लेट है। ए वाला जो है इसमें धन आवेश है और दूसरा जो धातु का प्लेट है ये ऋण वाला है। अब क्या होता है इसमें, जब हम लोग धन आवेश यानी कि इसमें आवेश को देते हैं तो आवेशित होता है। जितना आवेश ये धन आवेश होगा उतना ही इसमें ऋण आवेश भी क्या होता है, मतलब कि चला जाता है। कैसे जाता है? विद्युत परिपथ में जब प्रयुक्त होने वाला दो सिरों के प्रमुख अवयव जो दिया है, इन दो या दो से भी अधिक चालकों के एक विद्युत रोधी माध्यम के द्वारा अलग करके समीप में रखा जाता है तो इसी व्यवस्था के द्वारा संधारित्र हो जाता है। और इसमें विपरीत होता है, एक धन आवेश होगा, इसमें ऋण आवेश होगा। ये अलग अलग तरह के होते हैं। जितना धन आवेश इसमें हम लोग चार्ज करेंगे देंगे उतना ही इसमें विपरीत प्रकार के ऋण आवेश स्वयं बराबर हो जाएगा, ठीक। ये जो होता है ये पृथ्वी से कनेक्ट रहता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं अर्थ, यानी कि पृथ्वी से ये जुड़ा रहता है। जैसे कि न्यूट्रल बोलते हैं इसको, आप लोग देखे होंगे अर्थिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अर्थिंग, है ना? तो ये होता है, अच्छे समझ लीजिएगा। और आगे चलते हैं, अगला जो है टॉपिक, अगला टॉपिक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। पेपर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर में क्या पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, परिभाषा कैसे लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स की, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार किसी विद्युत, क्या बताएंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितना ही सिंपल है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से? फाई और ई, किस चीज से बाबू? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी सतह को पार करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके विद्युत प्रवाह द्वारा मापी जाती हैं, ठीक है। आपको मैंने विद्युत फ्लक्स क्लास 10th में भी पढ़ाया था, ठीक है ना। सिंपल है, आपको बस डेफिनेशन लिखना है और इसका जो फार्मूले होते हैं सब अच्छे से तैयार करके रखना है। और ये जो जिस चीज़ से फाई इससे डिनोट करते हैं विद्युत फ्लक्स को, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला जो स्टेप है, टॉपिक हमारा अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बाबू? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं पूरे किताब का हम टॉपिक इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। पूरे अच्छे से तैयारी करके रखना है। क्या है कि प्रकृति में विभिन्न स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट होता है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की
अक्ष कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। और यदि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश, एक होगा माइनस क्यू तथा एक होगा प्लस क्यू कूलाम हो, तथा उनके बीच की जो दूरी होगी वो 2L है, ये 2L लिखे, 2L मीटर हो, तो तब वैद्युत द्विध्रुव गुण जो होगा ये यहाँ पे देखिए रो इक्वल Q इंटू 2L के बराबर होगा। आप चाहें तो इसको सिंपल तरीके से आप थ्योरी को याद कर सकते हैं। इसका थ्योरी एक अलग सिंपल तरीका में भी है, आप चाहें तो उसको याद कर लीजिए, जो आपको इजी लगे उसको तैयार कर लेना। ठीक, ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। अगला जो है आपका स्टेप, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, क्या है बाबू? विशिष्ट प्रतिरोध। पेपर में पूछेगा कि इसको परिभाषित कीजिए, क्या बोलेगा कि इसको परिभाषित कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बस परिभाषा कर देना है, मात्रक लिखना है, इसका जो फार्मूले हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, क्या लिखना है इसका कि किसी धारावाही चालक के बीच, अंदर की बात करेंगे, किसी धारावाही चालक के अंदर, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी वो E, तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व डेंसिटी जो होगा उसके अनुपात को ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल है बट पेपर में ये आता ही आता है। आप लोग अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे ना, एक एक क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे और आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन हम बोलेंगे, ध्यान समझिएगा। एक एक चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विभव प्रवणता किससे कहते हैं? आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन बोलता हूँ, ध्यान समझिएगा कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं मेरे दोस्त, और यही 2-4 महीने का समय है, और यही 2-4 महीने का समय है, और इस समय को खोना नहीं, क्योंकि पेपर काफ़ी नज़दीक है। सबको नींद आती है, सबको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन यही समय है कुछ करने का, इससे खोना नहीं है। एकदम मेहनत ज़बरदस्त तरीके से करना है। चलिए, विभव प्रवणता को कैसे डिफाइन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन तो होगा ही, उसके साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर होगी उसी को विभव प्रवणता हम लोग कहते हैं। सिंपल तरीके से आपको अच्छे से एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को मन में और दिमाग में नोट करके रखना है, और बिना देखे हुए कैसे याद करना है? बिना देखे हुए एक बार तो बढ़िया से पढ़ लेना है देखकर, और इसके बाद याद हो जाए ना तो बिना देखे हुए कॉपी पेन निकालिए और इस हेडिंग को लिख डालिए, तब जल्दी जल्दी याद होता है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक क्या होने वाला है? अगला है संधारित्र की धारिता। क्या है प्यारे बच्चों? संधारित्र की धारिता। ये पेपर में पूछेगा परिभाषा इसका, संधारित्र की धारिता को डिफाइन करना है इसमें। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, जिसे ही हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड हम जरूर करेंगे। तो संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट, कौन सी? एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच जो उत्पन्न होगा वहाँ पे विभवांतर, वो अनुपात के बराबर में हो जाएगा, उसी को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है बाबू? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोधक भी बोलेंगे इसी को। चलिए यहाँ पे देखिए, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि सेल के अंदर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, किसके द्वारा? सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह के लिए क्या होता है? विद्युत, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, विद्युत प्रवाह के लिए पेश किए गए प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। काफ़ी IMP टॉपिक है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम 2025।
आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। डोंट वरी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। टेलीग्राम यहाँ बता देता हूँ बाबू क्या है। टेलीग्राम भी आप लोग डीके सर क्लासेस के नाम से ही सर्च करेंगे, डीके सर क्लासेस। डीके सर क्लासेस जब आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे बाबू, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आराम से ज्वाइन होके ले लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा है धारा घनत्व। अगला टॉपिक क्या है? धारा घनत्व। इसका परिणाम इसका परिमाण धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल है, और इसकी जो दिशा होगी उस बिंदु के आवेश के समान है जो धारा प्रति इकाई के क्षेत्रफल, यानी कि धारा को सामान्य लिया जाए, यानी कि I/A, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना? और इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से बच्चों? जो धारा घनत्व है ना, इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? J से। याद रखिएगा, J से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारा धारा घनत्व हो जाएगा। और धारा घनत्व का जो SI मात्रक होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड हम अब से लिख रहे हैं ना, एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका धारा घनत्व का क्या होता है? SI मात्रक होता है। अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है किरचॉफ। अगला हमारा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? किरचॉफ का नियम। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्टिंग में दिक्कत हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगला हमारा टॉपिक है क्या है कि किरचॉफ का नियम क्या है। पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, इसको फाड़ के रख देना। कैसे तैयारी करना है? चलिए, किरचॉफ का यहाँ पे वोल्टेज का नियम है। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम यानी कि KVL। ठीक है ना? इस नियम को लूप क्या बोलते हैं? लूप नियम या वोल्टेज नियम कहते हैं। इसी को KVL के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अनुसार और इसी के अकॉर्डिंग एक जालिका यानी संवृत लूप के पूर्ण चक्रमण यानी चक्रमण में विभव में परिवर्तनों का क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात बोल लें सिग्मा यहाँ पे V=0 के बराबर हो जाता है, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। ध्यान दीजिएगा, व्हीटस्टोन सेतु पे चले आए हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? और ये पेपर में पूछेगा ना कि व्हीटस्टोन सेतु के बारे में परिभाषा लिखिए, और अच्छे से आपको समझ के लिखना होगा। ठीक, चलिए, व्हीटस्टोन सेतु क्या है? ये सारे के सारे अभी आपको थ्योरी बताया जा रहा है। इसके बाद आपको डेरिवेशन का वीडियो आएगा, 1 शॉर्ट वीडियो। इसके बाद न्यूमेरिकल का, मतलब बहुत ही खास वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु जो है यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आ रहा है ना? एक छोटा सा परिपथ है, एक छोटा सा क्या है बाबू? परिपथ है, उसी को रास्ता बोलते हैं, जो मापन में उपयोगी है। क्या होता है? मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका आविष्कार यानी कि सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने सन 1833 में किया था। सन 1833 में किया था, किंतु चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको क्या किया? और भी चलिए क्या किया कि यहाँ पे देखिए, उन्नत मतलब बढ़ोतरी करना और लोकप्रिय बनाया, उसको आगे बढ़ाया और भी संशोधन किया। और अन्य यानी कामों के अतिरिक्त या किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया ना? ऐसे ही अच्छे से एक एक स्टेप को समझिए, एक एक टॉपिक को। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है विशिष्ट चालकता। क्या होने वाला है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? पेपर में पूछेगा कि विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए, इसके मात्रक को भी आप लिखिए। अच्छे से समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कि जब इलेक्ट्रोडों के मध्य, जब हमारा इलेक्ट्रोड होगा
उसके क्या होगा बाबू, मध्य मतलब बीच होता है, मध्य की जो दूरी होगी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट, जो मान लीजिएगा अनुप्रस्थ जो काट होगा यहाँ पे उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विद्युत अपघट्य की चालकता जो होगी विशिष्ट चालकता कहलाती है। समझ में आया? इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट चालकता का बाबू ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या बोल सकते हैं ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर में होता है, ये इसका मात्रक है। इसी तरीके से बाबू एक एक स्टेप को अच्छे से पढ़ के तैयारी कर लेना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंत्ज बल किसे कहते हैं? लॉरेंत्ज बल किसे कहते हैं? चलिए लॉरेंत्ज बल को देखिए डिफाइन करना है, कैसे इसको पेपर में लिखना है। ये थोड़ा देखने में आपको बड़ा दिख रहा होगा डिफिनेशन, बट आप चाहें तो जो इजी लगे आसानी से उसी को पढ़िएगा। पहले इसको समझिए कैसे इसका लॉरेंत्ज बल को डिफाइन करेंगे। यदि कोई गतिमान आवेश, सपोज दैट यदि कोई मोशन में आवेश है तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर गति करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस क्षेत्र में उसकी जो गति का पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। किस टाइप का होगा? वो वृत्ताकार में होगा। किस टाइप का होगा बाबू? वृत्ताकार में होगा। यदि एक आवेश जो होगा Q वेग से, यानी वेग जो भी है किसी बाह्य चुंबकीय यानी कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो है B में प्रवेश करता है तो उस पर गति की जो दिशा होगी तथा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दोनों लंबवत और एक ही बल लगता है, उसे लॉरेंत्ज बल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसे लॉरेंत्ज बल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में हम रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए आगे की टॉपिक है बायो-सेवर्ट। देख सकते हैं बायो-सेवर्ट का नियम, और ये जो है नियम आप देख रहे हैं ना, आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखिएगा, वो ध्यान समझिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट ने अपना क्या नियम दिया था समझिए। यह नियम बताता है कि किसी विद्युत धारा, यह जो नियम है बायो-सेवर्ट का, यह ये बताता है कि किसी विद्युत धारा यानी जो किसी भी विद्युत धारा द्वारा बनाया गया चुंबकीय जो क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारा के आकार के क्या होता है बाबू? समानुपाती होता है। उसका अनुपात जो होगा समान रूप में होगा, जिसमें समानुपातिकता मुक्त स्थान की यानी कि पारगम्यता के इक्वल हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। इसी को तो ही हम बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट ने यही नियम दिया था बाबू। और ये जो होता है B इक्वल होता है, क्या होता है? म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, और बटे में क्या होता है? 2R होता है। ये आपको याद रखना है। जहाँ पे B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इंटेंसिटी होता है, जबकि म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो हमारा N जो है बाबू, ये N दिख रहा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है। I जो है हमारा करेंट इंटेंसी होता है, इंटेंसिटी। इसके बाद R जो हमारा है रेडियस है, ये हमारा रेडियस के रूप में कार्य करता है। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है। B इक्वल टू होता है म्यू नॉट, क्या बोलेंगे? म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, और बटे में क्या होता है? 2R, सॉरी ये R है, 2R के बराबर होता है। समझ में आया ना? ये फार्मूला होता है जहाँ पे ये B जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? यानी कि सामर्थ्य, और I बराबर धारा, R जो है त्रिज्या या दूरी बोल लीजिए। यही चीज़ें होता है बायो-सेवर्ट में। आगे कुछ इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, पेपर में अच्छे समझ लीजिएगा। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, टॉपिक है। अगला जो टॉपिक हम लोग चल रहे हैं प्यारे बच्चों, आ गए हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिंपल नहीं है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी IMP क्वेश्चन है। इसको आप लोग हल्का में मत लीजिएगा, बढ़िया से समझिए। पेपर में आना फिक्स है। ये पेपर 2025 में आएगा बाबू, किसी न किसी पेपर के कोड में जरूर आएगा। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करना है। चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है
कि एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है, क्या बताता है कि धारा के जो हमारा करंट होगा, धारा के लंबवत तल में जो धारा आई है का वहन करने वाला तार के चारों ओर एक बंद लूप का, चारों ओर बंद लूप का निर्माण करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन यानी कि जो होगा इंटीग्रेशन जो होगा बंद लूप के माध्यम से क्या होता है, उसमें फॉलो होता है, यानी प्रवाहित होने वाली शुद्ध धाराओं के म्यू नॉट गुना के बराबर हो जाता है। इसी को हम तो बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको अच्छे से याद कर लेना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा है, ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है, दिक्पात कोण। एक एक टॉपिक जो है पेपर के दृष्टि से बनाया गया, काफ़ी मेहनत लगा है इसमें, आप लोग समझ सकते हैं। आप ही लोग को बताया जाए कि जो भी आप तैयार किए हैं लिखिए, तो लिखने में टाइम लगता है ना, मेहनत लगता है, वैसे ही आप लोग के लिए खोज करके काफ़ी हार्डवर्क के साथ टाइपिंग करके आप लोग के सामने दिया जा रहा है। इसको आसानी से मत समझिएगा, बढ़िया से एकदम इसको इजी वे से मैं समझाने की दिक्कत ना आए, ये तरीका अपना रहा हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले चलिए ये बोला है कि दिक्पात कोण क्या है। दिक्पात कोण किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के, देखिए पहले भौगोलिक यामोत्तर तथा जो है चुंबकीय यामोत्तर, दोनों के बीच के कोण जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। दिक का मतलब ही होता है दो, दिक का मतलब ही होता है दो। पहले क्या होगा, किसी स्थान पे जाएंगे और जहाँ पे भौगोलिक यामोत्तर हो, चुंबकीय यामोत्तर, दोनों अब हो गया ना, भौगोलिक और चुंबकीय दोनों के जो बीच हमारा एंगल बनेगा, कोण आएगा, उस कोण का मान जो आएगा वो दिक्पात कोण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, देखिएगा भंवर धारा। भंवर धारा तो ये पेपर में आता ही है, एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा एक एक टॉपिक को। भंवर धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है भंवर धारा, कि किसी चालक के भीतर प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे भंवर धारा यानी कि ईडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ईडी करंट कहते हैं, इसी को भंवर धारा कहते हैं। और धारा की ये भंवरें जो होती है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, और यह चुंबकीय यानी जो है बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है, ये आने से विरोध कर देती है, इसी को धारा यानी भंवर धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, और स्क्रीनशॉट एक एक पॉइंट को टॉपिक को लेते चलिएगा। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का यहाँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सहित संबंधित नियम। अगला टॉपिक क्या है बाबू, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में नोट कर लेना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, का पहला नियम, फर्स्ट लॉ, यानी इसी को बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन, यहाँ देखिए क्या है, हिंद। इसका मतलब कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है, ये फैराडे ने पहले नियम के अनुसार बताया था कि जब हम एक तार को ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है जिसके चुंबकीय क्षेत्र में निरंतर यानी कि लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की विकसित होना ही ये क्या कहलाता है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम का फर्स्ट नियम। चलिए आगे थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है बाबू, ये पिछले साल मतलब कि पिछले साल में आए हैं। ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ये थ्योरी है, ये सभी के सभी क्या है बाबू, थ्योरी है। इसके बाद ही आपको हम न्यूमेरिकल भी देंगे चैप्टर वाइज, एकदम सिंपल तरीका से। इसके बाद डेरिवेशंस भी है ना, जब जिस बच्चे को मान लीजिए कि डेरिवेशन समझ में आ गया,
समझिए कि न्यूमेरिकल उसके लिए हलवा है, वही चीज़ है। पहले थ्योरी समझ लीजिए, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल सारे हम आपको बताएंगे। स्वप्रेरण के बारे में पहले समझिए कि स्वप्रेरण क्या होता है, कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर क्या होता है कि उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ तथा प्रेरित धारा जो होगा व्युत्पन्न बोलते हैं, उत्पन्न होने की जो घटना है, इसी को स्वप्रेरण हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? यही जो घटना है, इसी घटना को ईएमएफ के द्वारा और क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो व्यक्त की घटना है, ये स्वप्रेरण कहलाती है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल का। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल ने जो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था, वो क्या बताया था अपने सिद्धांत में, समझिए। मैक्सवेल ने यानी कि गणनाओं के द्वारा उन्होंने गणना किया, काउंटिंग के आधार पे बताया कि यह स्थापित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। जबकि जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, सभी बच्चे जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है। इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना यह मत दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी क्या होता है, संचरित होता है, यानी कि मोशन करता है, चलता है। समझ में आ रहा है ना? यही है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। आगे चलेंगे, अगला टॉपिक जो है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा समय बताऊंगा, और ट्रांसफार्मर पे 100%, ये देखिए वेरी आईएमपी है ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर पे। 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछेगा, ट्रांसफार्मर पेपर में पूछेगा ना कि ट्रांसफार्मर को परिभाषित कीजिए, ट्रांसफार्मर के कार्य बताइए, ट्रांसफार्मर के यानी सचित्र वर्णन कीजिए, फिगर के साथ भी बनाना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा आपको रूबरू कराता हूँ कि ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से, यानी जो विद्युत शक्ति है अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में या कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदलना ही ऐसे कार्य करने वाले चीज़ को विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। ये सुविधा हमें देता है, दक्षता के रूप में कार्य करता है, इसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आ गया ना? आप देखे होंगे आपके गांव के बगल में या ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, जो लाइट आती है 33,000 वोल्टेज या 11,000 वोल्टेज, उसको कम करने की ये पावर रखता है। ये कम करता है 220 वोल्ट में चेंज कर देता है, या जितने में भी चेंज करना होगा 440 में करेगा। मतलब कि आपको ये ट्रांसफार्मर उसके उपयोगिता के आधार पर लगता है कि ट्रांसफार्मर से आपको वोल्टता कम करना है या बढ़ाना है वोल्ट को, तो ये दोनों में कार्य आता है, कम करना हो या अधिक। ठीक है, आपको पेपर में पूछेगा इसका कार्य क्या है, इसका चित्र बनाइए, इसका परिभाषा लिखिए, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे की टॉपिक पे चलते हैं बाबू। चोक कुंडली क्या है, चोक कुंडली के बारे में जानेंगे, पेपर में आएगा ये चोक कुंडली क्या है। देखिए चोक कुंडली के बारे में डिफिनेशन कि चोक कुंडली एक प्रेरक है जिसका उपयोग दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं बाबू? दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा की कम आवृत्ति को पार करते हुए यानी करते समय उच्च आवृत्ति को अवरुद्ध करने के लिए यानी बाधा डालने के लिए क्या किया जाता है, चोक कुंडली यानी एसी आवृत्ति के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, और आमतौर पर डीसी जो है शक्ति आपूर्ति में यानी उर्मिकाओं को फिल्टर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो कि चोक कुंडली का ये कार्य होता है। इसको अच्छे से डिफिनेशन को पढ़ लेना, जो आपको इजी लगे डिफिनेशन वही याद करिएगा बाबू। आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ना पेपर में आने ही वाले टॉपिक्स हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपके सामने क्रांति कोण। ये आपके सेकेंड फिजिक्स में प्रवेश तो हम लोग कभी से कर चुके हैं, आराम से एक एक चीज को समझिएगा। क्रांति कोण क्या कहलाता है, क्रांति कोण, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है। आपको मालूम है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है ना, प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन जो कोण होगा, यानी कि जो आपतित किरण है वहाँ पे आपतन कोण बनाएगी, वह मान उस जिसके लिए अपवर्तन का कोण का मान जो होगा 90 डिग्री यानी कि अंश होता है, वही क्रांति कोण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, क्रांति कोण को, ठीक। और प्रकाशिकी में जिस आपतन कोण का अपवर्तन कोण जो होगा 90 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। ये क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, क्लास 12th में भी ये टॉपिक है। अच्छे से अगर जो बच्चा तैयार कर लेगा, ये पेपर में आने का चांस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगला जो है हम लोग का लेंस की क्षमता। ये तो एकदम फिक्स है कि पेपर में पूछेगा, एकदम श्योर, एकदम तैयार कर लीजिएगा। जो बच्चे छोड़ेगा ना इसको, समझिए कि दिक्कत बढ़ सकती है। पेपर में ये टॉपिक आएगा, किस तरीके से पूछेगा, ध्यान समझिए। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है और लेंस की क्षमता को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। चलिए, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको कि किसी लेंस की फोकस जो दूरी होता है, उस फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा जो होगा उसकी दूरी के, उसी लेंस को लेंस की क्षमता बोलते हैं। समझ में आया? इसका जो मात्रक होता है SI सिस्टम में, यानी कि SI का मतलब होता है, यानी कि इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे, मात्रक जो होता है ये होता है F बराबर, ये जो होता है मीटर में होता है। ये आप समझ में आ रहा है ना, 1/m मीटर में, 100 बटे भी लगा सकते हैं। तो ये उसके हिसाब से इसका मात्रक दिया है यहाँ पे, ये मीटर इनवर्स कह लीजिए या 1/मीटर कह लीजिए, ये जो मीटर में होता है, ठीक। आगे देखिए, लेंस की जो क्षमता है अन्य मात्रक, लेंस की जो क्षमता है अन्य मात्रक क्या है, अन्य मात्रक जो है इसका डायोप्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोप्टर को हम लोग कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं। समझ में है ना? ऐसे लेंस की क्षमता को फोकस दूरी यानी कि मीटर में होनी चाहिए। आप तो ये सभी लोग जानते ही हैं, बहुत सिंपल है समझाना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। क्या है बाबू? नेत्र की समंजन क्षमता। देख लीजिए, नेत्र की समंजन क्षमता किससे कहते हैं, पेपर में आएगा, अच्छे से पढ़ के तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए, नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को अस्पष्ट यानी कि रेटिना पर फोकसित करता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की क्षमता डायोप्टर की होती है और एक मानव की आँख के लिए सबसे निकट और दूर की दृष्टि के बीच की दूरी दृष्टि परास कहलाती है। लेकिन समंजन क्षमता किससे कहते हैं, तो नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से फोकसित कर ले और दिखा दे। यहीं तक इसका हो जाएगा, यहीं तक इसका परिभाषा। समझ में आया? सिंपल तरीके से मैं बता दूं। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, हमारी जो आँख है ना, जो हमारी आँख है, ये प्रकाश को, ज़्यादा प्रकाश आँख पे पड़ेगा तो ये थोड़ा अपने आप ही बंद होने लगती है और प्रकाश को समायोजित करके तब दिखाती है। और प्रकाश जहाँ पे कम होगा वहाँ पे पूरा आँख खुल जाता है, देखे होंगे, और तब प्रकाश को ले लेता है अपने आवश्यकता अनुसार, तब उसका प्रयोग होता है। तो ये आँख की जो है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा है वर्ण विक्षेपण। क्या है बाबू? वर्ण विक्षेपण। चलिए वर्ण विक्षेपण की तरफ चलेंगे। वर्ण विक्षेपण क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रकाश की प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाने की जो परिक्षेपण यानी कि अंग्रेजी में डिस्प्रेशन कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ के विभिन्न रंगों का प्रकाश के विभिन्न वेग होने के कारण होता है।
अतः किसी पदार्थ का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ये तो ज़्यादा इधर से उधर है, लेकिन वर्ड विक्षेपण एक सिंपल तरीके से कहेंगे कि देखिए जब हम प्रिज्म में श्वेत प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश से निर्गत जब होगा प्रकाश से निर्गत न श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको विबजियोर बोलते हैं। इसी घटना को बाबू वर्ड विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड विक्षेपण। समझ में आया ना? सपोज दैट ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इस पर श्वेत प्रकाश जैसे ही डालेंगे ये निर्गत होगा इस तरीके से, और ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा बाबू। मान लीजिए 7 रंगों में, इसको विबजियोर से याद करते हैं, विबजियोर, ठीक है ना। और ये 7 रंगों में डिवाइड होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है अब यहाँ पे तरंगाग्र किसे कहते हैं। आप पढ़े होंगे तरंगाग्र के बारे में, तरंगाग्र किसे कहते हैं। चलिए बहुत सारे बच्चे को तैयारी हो गई होगी, कुछ बच्चों को तैयारी नहीं है। तरंगाग्र किसे कहते हैं? एक माध्यम में सभी कोणों का बिंदु पथ जो एक ही प्रवस्था में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। प्रकाश की किरण के प्रसार की दिशा तरंगाग्रों के लंबवत होती है। तरंगाग्र आप बाबू समझे होंगे, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आप जब भी किसी तालाब या कुएं या किसी गड्ढे में कोई पत्थर फेंकते हैं तो आप देखिए पत्थर फेंकते हैं तो उसमें लहरें उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे कर कर के, और पूरे किनारे तक जाती रहती है, जाती है ना। जहाँ तक किनारा होता है ये लहरें ऊपर नीचे करते हुए जाती है। तो इसी को ये जो लहरें आगे बढ़ते हुए किनारों तक जाती है, यही इसका तरंगाग्र कहलाता है। समझ में आया ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? कितना सिंपल है, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ऐसा मालूम होता है ये सभी इससे मतलब नहीं है। देखिए प्रकाश की किरणें मुड़कर ज्यामितीय छाया की सीमा के भीतर एक पहुंच गई, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, आपको एक सिंपल तरीका से मैं बताता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये 1 सेकेंड अब से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि कोई ये बंद कमरा है बाबू, ये क्या है? बंद कमरा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये बंद कमरा है, यहाँ पे दरवाज़ा है और यहाँ पे अंधेरा है। ये कमरा में अंधेरा छाया हुआ है, क्या है? अंधेरा है। अब हमें इसमें लाइट देना है तो यहाँ पे टार्च एक ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से टार्च जब जलाएंगे तो प्रकाश निकल के यहाँ पे दरवाजे पर आएगा, और जैसे ही प्रकाश दरवाजे पर आएगा, अब ये चारों तरफ प्रकाश दरवाजे से मुड़ जाएगा, फैलेगा रूम में ना, चारों तरफ फैल जाएगा। और ये प्रकाश जैसे ही फैलता है चारों तरफ, तो ये फैलने की घटना हो रही है, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सिंपल तरीका है। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी एक बंद कमरा से जाता है और वहाँ से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, चेंज करता है उसके भीतर से जाके, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सिंपल तरीका है, लिखना होगा पेपर में तो इस तरीके से, या सिंपल जो आप तैयार किए हैं वो भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत कार्यफलन, याद कर लेना इसको, क्या है? प्रकाश विद्युत कार्यफलन। कार्यफलन को ओमेगा नॉट से भी डिनोट करते हैं। चलिए फाई नॉट, यहाँ पे देखिए प्रकाश विद्युत कार्यफलन। प्रकाश विद्युत कार्यफलन एक वैज्ञानिक बोलेंगे या वैज्ञानिक साइंटिस्ट अभियांत्रिकी की अवधारणा है जो बताती है कि प्रकाश में विद्युत की किसी निश्चित ढकी हुई यानी कि ढगी से प्रवाहित होने पर जब प्रकाश विद्युत समावेशी होता है तो वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। या इससे भी जो आपको इजी लगे वो तैयार कर लेना, बट ये हेडिंग आप तैयार करके जरूर जाना, प्रकाश विद्युत कार्यफलन। अगला हम लोग का टॉपिक है बाबू देहली आवृत्ति। क्या है? देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? पेपर में आना इसका फिक्स है। आपतित प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ को
देहली आवृत्ति अथवा इसी को संततबद्ध आवृत्ति भी कहते हैं। कितना सिंपल है, देहली आवृत्ति पेपर में पूछेगा ही पूछेगा कि देहली आवृत्ति को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो देहली आवृत्ति आप अच्छे से पढ़ के जाना, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये आपके क्वेश्चंस जो चल रहे हैं एकदम मोस्ट और लास्ट वाले ही टॉपिक में, चैप्टर में हम लोग प्रवेश मारे हैं, एंट्री मार चुके हैं। लास्ट वाला एंड गेट, नॉट गेट, ये सारी चीज़ें हैं ना, सारे पेपर में आते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब धातु की सतह पर पर्याप्त रूप से छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिरता है तो धातु से इलेक्ट्रॉनों को तुरंत क्या कर देता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी परिघटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बढ़िया से तैयार कर लेना बाबू। चलिए अगला टॉपिक जो हम लोग का होने वाला है, आयनन ऊर्जा क्या है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, पेपर में पूछेगा कि आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्या पूछेगा, आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो किसी विलगित, क्या है, किसी विलगित यानी कि आइसोलेटेड गैसीय अवस्था वाले परमाणु के सबसे यानी कि शिथिलबद्ध यानी कि लूजली का मतलब ढीला बोलते हैं, ब्राउन, ठीक है ना, बाउंड इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से अलग करके यानी करने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी आयनन ऊर्जा कहलाती है, या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी कहलाती है। ये तीनों याद करके आप लोग अच्छे से रखिएगा। समझ पा रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से तैयार करके रखना, ये पेपर में आने का चांस बन रहा है इसका। चलिए बाबू आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यूरी क्या है, क्यूरी के बारे में, और लास्ट थ्योरी हमारा फोटो डायोड रहेगा। चलिए ध्यान समझिएगा, एक एक टॉपिक आप सबके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूरी किससे कहते हैं, पेपर में पूछेगा ना कि क्यूरी को परिभाषित कीजिए, क्यूरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। एक विशेष ताप पर जिसे क्यूरी बिंदु यानी क्यूरी पॉइंट, क्या बोलते हैं, क्यूरी पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि अचानक अपना लौह चुंबकीय गुण खो देता है और खो करके अनुचुंबकीय यानी कि परमैग्नेटिक पदार्थ बन जाता है, उसे लोहे तथा निकिल के लिए यानी क्यूरी बिंदु का ताप जो होता है, तापक्रम लगभग क्या हो जाता है, 750 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, इसे क्यूरी कहते हैं। समझ में आया। अगला टॉपिक हम चलते हैं बाबू, क्या है, फोटो डायोड। इसके बाद हमारा लास्ट यही है, और हम आपको पीडीएफ भी बताएंगे कैसे आप लेंगे, एक एक चीज़ आपको हम क्लियर करेंगे, पीडीएफ भी दे देंगे। इसके बाद आपको आएगा न्यूमेरिकल का वीडियो, 1 शॉट, थ्योरेटिकल हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा, डेरिवेशन होगा, सारी चीज़ का वीडियो यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। सब लोग वीडियो को पूरा लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले बाबू फोटो डायोड के बारे में समझेंगे। फोटो डायोड पेपर में अधिकतर बार पूछा जाता है कि फोटो डायोड को परिभाषित कीजिए। फोटो डायोड एक यानी कि पीएन जंक्शन डायोड है। क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, जो विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है ना, उपभोग करता है। इन्हें फोटो डायरेक्टर लाइट क्या बोलते हैं, फोटो डायरेक्टर यानी डिटेक्टर और फोटो सेंस करता है कहा जाता है। फोटो डायोड को क्या करता है, रिवर्स करता यानी कि बायस स्थिति में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और विशिष्ट फोटो डायोड सामग्री जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम और इंडियन में गैल्शियम यानी कि आर्सेनिक से बना होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये फोटो डायोड जो है ना सिलिकॉन का बना होता है या क्या, मतलब ये वाला टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियन यानी कि देखिए यहाँ पे गैलियम यानी आर्सेनाइट, ये आप सारे के सारे टॉपिक जितने भी पढ़े हैं बाबू, ये सारे के सारे टॉपिक जो है आप देख रहे हैं ना,
ये सारे के सारे टॉपिक का PDF आपको हम एक ही जगह पे दे देंगे, ठीक है। कहाँ पे मिल जाएगा? आप लोग को मिल जाएगा एक ही जगह पे, वो भी टेलीग्राम पे। कहाँ पे बाबू? टेलीग्राम ज्वाइन करिए, अभी हम बताते हैं कहाँ पे मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम एक बार लास्ट बार मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा। चलिए टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम का यहाँ पे चैनल का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे DK सर लिखेंगे टेलीग्राम पे, DK सर क्लासेज, DK सर क्लासेज जैसे टेलीग्राम में बाबू सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कोने में एरो है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, ब्लू कलर का होगा, नीले रंग का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में चले जाएंगे और वहीं पे इसका PDF जो है आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, वो सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड इस चैनल पे किया जाएगा। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का वीडियो आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।